हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड एक पेपर जो 2013 का है वो सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ज़रूरी भी है कि जो पुराने पेपर्स हैं उनमें से गो थ्रू हुए अगर हमें नेट JRF करना है टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड रीज़न वाला है। तो असर्शन क्या दिया कि द टूरिज्म इमरजेंसी रिस्पांस नेटवर्क जो टर्न होता है इज मैनेज्ड बाय UNWTO, ओके, एज अ लीडिंग टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसका रीज़न क्या बताया कि द टर्न डजंट वर्क अंडर द रिस्क एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, कि इसके अंडर काम नहीं करता सेक्शन। और ये जो सेक्शन है किसका, UNWTO का है, तो इसके अंडर काम नहीं करता। इसका रीज़न ये दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। क्या है कि सी इसका आंसर है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। जो पहला हमारा जो असर्शन है वो तो ट्रू है, लेकिन जो ये रीज़न दिया है इसका ये गलत है। जो टर्न ऑर्डर वो काम नहीं करता रिस्क एंड क्राइसिस मैनेजमेंट के, ये जो बात थी ये गलत है। तो हमारा जो इसका ऑप्शन जाएगा सी। तो सेकंड हमारा इसमें हमें मैच करना है, एक में कंट्रीज़ के नाम दिए हैं और फिर रीजन्स एंड प्लेसेस दिए हैं, उनको मैच करना है। तो इसका आंसर हमारा सी में फर्स्ट का क्या है? 4। जो ABC आइलैंड्स है ये कहाँ पे हैं? अरूबा, बोनेर एंड कुराकाओ, यहाँ पे ये ABC आइलैंड्स हैं। एंड दूसरा हमारा ACP स्टेट्स। ACP स्टेट्स कहाँ हैं? ये अफ्रीकन कैरिबियन पैसिफिक स्टेट है, ये इसमें पड़ता है। और लो कंट्रीज़ किन को बोला गया है? जो बेल्जियम, हॉलैंड एंड लग्जमबर्ग है, इनको लो कंट्रीज़ बोला गया है। एंड नॉर्डिक कंट्रीज़ या फिर नॉर्डिक कंट्रीज़ ये क्या है? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। तो इसका आंसर था हमारा सी। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर डेली एयर सर्विस वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम लंदन टू पेरिस। जो डेली एयर सर्विस थी वो कब लॉन्च हुई लंदन से लेके पेरिस तक? तो इसका आंसर है बी, 1919 में हुई थी लॉन्च। क्या दिल्ली एयर सर्विस कहाँ से लेके, लंदन से लेके पेरिस तक। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज टूरिस्ट अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। कौन किसको टूरिस्ट रिगार्ड नहीं किया गया है जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा? कोई किन को? डिप्लोमेट्स को। जो डिप्लोमेट्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं बिटवीन कंट्रीज़, जो ओरिजिन कंट्री और जो ड्यूटी स्टेशन है जहाँ पे वो काम करते हैं, जहाँ पे वो काम से भेजा जाता है, तो उनको क्या है, जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो टूरिस्ट की कैटेगरी में नहीं डालती। तो फिफ्थ हमारा, द टर्म कॉमन इंटरेस्ट टूरिज्म डिस्क्राइब्स। जो कॉमन ट्रस्ट टूरिज्म है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि विजिट विद द पर्पस सिग्निफिकेंटली शेयर्ड बाय द विजिटर एंड विजिटेड। जो विजिटर है और जो विजिटेड है उसके द्वारा जो सिग्निफिकेंटली शेयर किया गया पर्पस होता है ये विजिटेड विद। ये जो कॉमन इंटरेस्ट टूरिज्म क्या होता है, ये एक पर्पस से विजिट किया जाता है जिसमें विजिटर और जो विजिटेड है उसका एक पर्पस होगा, सिग्निफिकेंट पर्पस होगा, शेयर किया जाएगा सिग्निफिकेंट पर्पस। सिक्स्थ हमारा द सेरेंगेटी नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच कंट्री। सेरेंगेटी पार्क का है, ये है हमारा तंजानिया में। तो सेरेंगेटी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? तंजानिया में है। सेवन्थ क्वेश्चन है, द टर्म इंसेंटिव टूरिज्म। देखो इंसेंटिव टूरिज्म क्या होता है भाई? जो कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी सर्विस से खुश होने के बाद जो भेजते हैं किसी टूर पे अरेंज करके, तो वो होता है इंसेंटिव टूरिज्म। तो इसमें क्या बता रखा है कि ट्रैवल हैज़ बिन पेड बाय द फर्म। देखो वही बात आ गई, जो फर्म है वही पे करेगी एज अ रिवार्ड, खुश होकर कि भाई जाओ घूम के आओ, काम से खुश हो गए। तो एट्थ हमारा वही फिर से अजर्शन एंड रीजन वाला गया कि अजर्शन क्या है? द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इज सिचुएटेड ऑन बेल्डोक आइलैंड इन न्यूयॉर्क एंड मेड बाई गुस्तावो एफिल द बिल्डर ऑफ एफिल टावर। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है वो बोल्डेक आइलैंड न्यूयॉर्क में, और किसने बनाई थी? गुस्तावो एफिल ने बनाई थी, जिन्होंने एफिल टावर को बनाया था। और रीज़न क्या दिया? इट इज़ exact replica of statue situated on the bank of river Seine
इन रिवर सेन है जो पेरिस में, उसके बैंक पे है, उसके किनारे है। तो इसका आंसर है ए इज़ फास्ट। देखो ये जो इसका असर्शन है गलत है। क्या बताया था कि भाई जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है वो बोल्डे का आइलैंड पे और न्यूयॉर्क में, और जिसने एफिल टावर बनाया था उसे उन्होंने ही इसको बनाया था, तो ये बात गलत है। और जो आर है कि ये रिप्लिका है, सिंबल है, स्टेचू सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, तो क्या ये पेरिस में रिवर जो सेन रिवर वहाँ पे है, तो ये बात सच है और पहली वाली गलत है। 9th क्वेश्चन हमारा, द लॉन्गेस्ट हाई स्पीड रेल रूट कौन सा है? लॉन्च बाय चाइना रन्स। चाइना ने रिसेंटली एक लॉन्गेस्ट हाई स्पीड रेल रूट लॉन्च किया है, वो कहाँ किस किस के बीच में है? इसका आंसर हमारा ए बीजिंग एंड गुआंगजोन। बीजिंग एंड गुआंगजोन के बीच में पड़ता है ये जो लॉन्गेस्ट हाई स्पीड रेल रूट है। और ये अभी तो रिसेंटली नहीं कह सकते, 2013 का ये, तो उस टाइम पे जो किया था बीजिंग एंड गुआंगजोन के बीच में ये लॉन्च हुआ था। 10th क्वेश्चन हमारा फिर से जर्शन वाला कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीचेज इन गोवा कौन से हैं? कॉलिंगुड बीच है। इज अ ट्रीट फॉर एडवेंचर स्पोर्ट फ्रीक। कि जो गोवा का कॉलिंगुड जो बीच है वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए फ्रीक्स के लिए फेमस है। और इसका रीज़न क्या दिया? फॉरनर्स थ्रोंग द बीचेस, कि फॉरनर्स थ्रोंग करते हैं बीचेस पे। तो इसका आंसर क्या है? दोनों ट्रू है। अभी इसका आंसर है दोनों ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों बात सही है, लेकिन जो आर है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। दोनों अलग अलग बातें हैं, इसका कोई रीज़न नहीं है। तो दोनों बातें सही हैं। कॉलिंगुड बीच है जो पॉपुलर एक्टिविटीज़ के लिए, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए, और फॉरनर्स भी आते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा, द सबमरीन म्यूजियम विच इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड साउथ एशिया है सिचुएटेड। साउथ एशिया में जो सबमरीन म्यूजियम है, सबमरीन म्यूजियम एक ऐसा एक ही म्यूजियम है अपनी तरह का, तो ये कहाँ पे है? तो ये है हमारा विशाखापट्टनम में। तो इंडिया में ही है विशाखापट्टनम में सबमरीन म्यूजियम। आपको सबमरीन से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो 12th क्वेश्चन क्या है? ऑन विच फेमस बीच इन इंडिया वेयर वन कैन सी द स्टेचू ऑफ अवियार नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी अमंग अदर्स। कि कौन सा फेमस बीच है जहाँ पे आपको इनकी जो स्टैचूज देखने को मिलेंगे, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस, अवियार और बाकी नेताओं के भी, तो कौन सा बीच है वो? इसका आंसर है मरीना बीच। जो मरीना बीच है वहाँ पे आपको इनके स्टैचूज देखने को मिलेंगे। 3rd क्वेश्चन है, इसमें फिर पेयर करना है, मैच करना है। तो इसका आंसर हमारा डी। तो जो फर्स्ट है उसका क्या है? लॉबी मैनेजर। लॉबी मैनेजर क्या होता है? ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, लॉबी मैनेजर। और फ्रंट ऑफिस कैशियर कौन होता है? ये होता है हमारा गेस्ट फोलियो। फ्रंट ऑफिस में तो गेस्ट को ही वेलकम करेगा ना, तो गेस्ट फोलियो होता है। फिर 3rd हमारा कंसीड्स। कंसीड्स किसके लिए यूज़ किया गया है? जो बॉक्स ऑफिस टिकट्स हैं उनका वो हैंडल करता है, कंसीड्स बॉक्स ऑफिस टिकट्स। और 4th हमारा बेल डेस्क। बेल डेस्क यहाँ पे कौन होता है? लेफ्ट लगेज। तो ये जो इससे रिलेटेड है, जो बेल डेस्क है, लेफ्ट लगेज से रिलेटेड है। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चन। और फिर 14 क्या है? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो GDS है हमारा, इज़ अ नेटवर्क है जो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडर्स का एक नेटवर्क है, दैट ब्रिंग्स प्रोडक्ट एंड सर्विस जियोग्राफिकली स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड टू डोरस्टेप। तो ये क्या है कि इन्होंने बताया कि जो GDS सिस्टम है वो प्रोवाइडर्स का एक नेटवर्क है जो सर्विसेज को ग्लोबली स्प्रेड करता है वर्ल्ड में। डोर स्टेप जो कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँचाता है, उनके डोर तक पूरे वर्ल्ड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बिलोंगिंग टू GDS। तो इनमें से कौन सी रिलेटेड नहीं है? तो इसका आंसर है बी। जो MIDS कंप्यूटर सिस्टम है ये इससे बिलोंग नहीं करता। सैब्रे है जो ये भी करता है, गैलीलियो भी करता है, गैलीलियो सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम, और वर्ल्ड स्पेस रिजर्वेशन सिस्टम ये भी इससे बिलोंग करता है। लेकिन जो MIDS कंप्यूटर सिस्टम है ये GDS से बिलोंग नहीं करता, याद रखिए। 15 क्वेश्चन हमारा, क्वेड रूम इन ए होटल इज। क्वेड रूम क्या होता है किसी होटल में? तो भाई इसका मैं शो नहीं हो रहा है, अभी इसमें नहीं दिया है, तो मैं कमेंट बॉक्स में बाद में डाल दूँगा इसका आंसर। तो ये नेक्स्ट करते हैं।
16 हमारा डाउनटाउन होटल्स आर लोकेटेड एट। जो डाउनटाउन होटल्स हैं वो क्या होते हैं? देखो डाउनटाउन होटल कहाँ होते हैं? सेंटर में होते हैं सिटी के, ठीक है। और जो ये डाउनटाउन ये होते हैं, और जो मोटल्स होते हैं वो रोड पे होते हैं, पार्किंग से उनमें सर्विस होती है। तो ये क्या है? हाँ तो गाइस ये जो डाउनटाउन होटल्स होते हैं ये सेंटर में होते हैं सिटी के। 17 हमारा किचन स्टीवार्डिंग इज़ द डिपार्टमेंट कंसर्न विद। जो किचन स्टीवार्डिंग होता है वो किससे कंसर्न है? इसका आंसर है ये किससे रिलेटेड है? स्टोरेज, मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस, इशू ऑफ क्रॉकरी, कल्ट्री, होलोवेयर, चाइना वेयर, ग्लास वेयर, रेस्टोरेंट एंड किचन्स, ये सभी ये हैंडल करता है। तो ये जो किचन स्टीवर्डिंग है ये क्या है? स्टोरेज, मेंटेनेंस, क्लीननेस, ये सारे मैटर्स ये हैंडल करता है। 18 क्या है? कॉन्डोमिनियम्स और कॉन्डोर आ टाइप ऑफ अकोमोडेशन। ये एक तरह के क्या कहते हैं इनको? होटल से होते हैं, होटल्स की टाइप है। तो ये क्या होते हैं? इसका आंसर डी है, ओन्ड बाई सेवरल पीपल हु विल शेड्यूल देयर विजिट वेल इन एडवांस। जो पहले से एडवांस में अपनी जो विजिट है शेड्यूल कर लेते हैं उनके लिए होता है, उनको वो उसको मोस्टली ऑन करते हैं। इन एडवांस बाय द मैनेजमेंट ऑफिस टू इंश्योर दैट द रूम इज़ अवेलेबल। तो जो पहले से जो शेड्यूल्ड जिनकी विजिट है वो पहले से इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले से बुक कर लेते हैं ताकि वो रूम अवेलेबिलिटी हो सके। तो कॉन्डोमिनियम्स वो होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉन्डोर। 19 हमारा मोटल्स। देखो मोटल्स बता दिया, रोड पे होते हैं। मोटल्स क्या होते हैं? ऑटोमेटेड होटल विच रिक्वायर मिनिमम ह्यूमन कॉन्टैक्ट। सिटी से बाहर होते हैं, रोड पे होते हैं, और यहाँ पे पार्किंग की सुविधा होती है। आपने देखा भी होगा कि आप रोड से जा रहे हो, रास्ते में आते हैं, रेस्टोरेंट की सर्विस भी होती है वहाँ पे, और आप पार्किंग भी कर सकते हो। और हो सकता है कि वहाँ पे जो गाड़ी भी कुछ दिक्कत वगैरह है वो भी मैकेनिकल वर्क वो भी सर्विस प्रोवाइड करवा जा सके वहाँ पे। 20वां हमारा टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अंडर द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो इंडिया की एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो उसके अंडर कितने एयरपोर्ट्स आते हैं? कितने आते हैं? 10। तो याद रखना गाइस, टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अंडर द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज 10। द फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस बिटवीन होवड़ा एंड न्यू दिल्ली स्टार्टेड इन द ईयर। जो फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस चली थी होवड़ा और दिल्ली के बीच में कब चली थी? 1969 में चली थी। सी इसका आंसर है। 22वां हमारा टाटा एयरलाइंस वॉज रीनेम्ड एज एयर इंडिया इन द ईयर। तो ये 1948 में इसका नाम बदल के क्या है? जो टाटा एयरलाइंस थी 1932 में आई थी, और 1948 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था? एयर इंडिया कर दिया था, नेशनलाइजेशन होने के बाद। वैन डी थॉमस कुक फर्स्ट स्टार्टेड द ग्रैंड सर्कुलर टूर। जो स्टार्ट किए थे थॉमस कुक ने, वो कब किए थे? 1956 में किए थे। तो याद रखना 1956 में इन्होंने ये जो ग्रैंड सर्कुलर टूर थे वो यूरोप के वो स्टार्ट किए थे। विच वन इज़ नॉट एन अट्रैक्टिव एलिमेंट फॉर टूर ऑपरेटर्स। कौन सा इनमें से अट्रैक्टिव एलिमेंट नहीं है टूर ऑपरेटर्स के लिए? वाइल डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइज्ड पैकेज टूर। जब ऑर्गेनाइज्ड पैकेज टूर तैयार किए जाते हैं ऑपरेटर्स के द्वारा तो कौन सा अट्रैक्टिव एलिमेंट नहीं है? क्या है? पेनिट्रेशन इन द मार्केट बाय रिड्यूसिंग। तो ओबियसली इसमें चाहे कोई भी हो, कौन अपना पेनिट्रेशन यूज़ करेगा? पेनिट्रेशन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी प्राइस का किसी प्रोडक्ट का प्राइस वो काफ़ी कम कर देते हो ताकि वो मार्केट में उसकी सेल्स बढ़ जाए। तो ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा कि भाई इसका जो प्रोडक्ट उसका प्राइस कम कर दे, क्योंकि इससे प्रॉफिट कम होगा, सेल्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन प्रॉफिट कम होगा। तो ऐसा करना किसी को पसंद नहीं भाई, कोई अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो जितना होना चाहिए उससे कम नहीं करेगा। 25th हमारा वैल्यू ऑफ मनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर ऑर्गेनाइज पैकेज टूर इंटेंटिंग टू चार्ज। क्या चार्ज करने की कोशिश करती है? मीडियम प्राइस। जो वैल्यू ऑफ मनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, वैल्यू ऑफ मनी प्राइसिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या करती है? मीडियम प्राइस चार्ज करने की कोशिश करती है। विच प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जो SOTC द हैज़ अडोप्टेड? जो SOTC है कौन सी उन्होंने जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अडोप्ट की है जो उनके इनबॉक्स हॉलीडे पैकेज है उनके लिए, उनके प्रमोशन के लिए, कौन सी की है उन्होंने? अंडरकट प्राइसिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई SOTC है वो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करती है? तो कौन सी करती है? अंडरकट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी।
27वां क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट मोस्ट ऑफ द लो कॉस्ट एयरलाइंस अडोप्टेड। जो लो कॉस्ट एयरलाइंस होती हैं वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करती है रिसेंट टाइम में, कौन सी वो कौन उनके द्वारा कौन सी अडोप्ट की जाती है? बायर बेस्ड प्राइसिंग, ये जो बायर के अकॉर्डिंग बायर पे जो बायर है उस पर बेस करके वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनी यूज़ करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? बायर बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। और ये जो लो कॉस्ट एयरलाइंस है वो अडोप्ट करती हैं। रिसेंट टाइम्स में इन्होंने इसको अडोप्ट किया था। द होल सेल टूर ऑपरेटर यूज द यील्ड मैनेजमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। जो होल सेल टूर मैनेजर टूर ऑपरेटर होते हैं वो यील्ड मैनेजमेंट है वो क्या उसके लिए यूज़ करते क्या? लोअरिंग द प्राइस टू मीट एक्सपेक्टेड डिमांड। जितनी वो डिमांड चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं? प्राइस को कम कर देते हैं, जो होल सेल टूर ऑपरेटर होते हैं। विच वन इज़ नॉट अ ट्रू फंक्शन ऑफ होल सेल टूर ऑपरेटर। कौन सा क्या फंक्शन नहीं है उनका भी? वो एक होल सेल टूर ऑपरेटर है, उसका ट्रू फंक्शन क्या नहीं है? बी, इट डायरेक्टली प्रोवाइड्स ग्राउंड सर्विसेज एट द प्लेस। ओबियसली जो होलसेलर होते हैं वो ग्राउंड सर्विस थोड़ी प्रोवो करेंगे, ग्राउंड सर्विस नहीं देते वो बस वो क्या जो रिटेलर वगैरह होते हैं उनसे वो कांटेक्ट करते हैं, ग्राउंड सर्विस नहीं देते कस्टमर्स को, तो ये इसका फंक्शन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ट्रैवल एजेंट। कौन सा फंक्शन है? इट डिटेल्स द पैकेज टूर। तो एज ए रिटेलर ही काम करता है वो, तो क्या वो रिटेल करता है पैकेज टूर को। वो ग्राउंड ऑपरेटर भी होता है, नहीं वो ये क्या है? इसने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ, क्या फंक्शन है? तो इसका फंक्शन क्या है? रिटेल करता है वो पैकेज टूर को, ना वो फॉरेन एक्सचेंज डील करता है, ना वो अकाउंटेबल होता है कैंसिलेशन टूर के लिए, ना वो ग्राउंड ऑपरेटर होता है, वो एक मीडिएटर होता है। तो क्या है? वो रिटेल करता है बस पैकेज टूर को। फिर हमारा जशन वाला जशन क्या है कि इकोलॉजिकल अप्रोच इज़ द टाइम कंज्यूमिंग बट सस्टेनेबल फॉर मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कि जो इकोलॉजिकल अप्रोच है वो टाइम कंज्यूमिंग तो है लेकिन वो सस्टेनेबल है फ्यूचर की और प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करने के लिए। और रीज़न क्या दिया इसका? एन इकोलॉजिकल अप्रोच टू टूरिज्म प्लानिंग एम्फेसाइजेज ऑन द नीड ऑफ लोकल कंट्रोल ओवर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन सेटिस्फाइंग लोकल नीड्स। तो इसमें इसका रीज़न था कि जो इकोलॉजिकल अप्रोच है टूरिज्म में, टूरिज्म प्लानिंग वो क्या एम्फेसाइज करती है? नीड ऑफ लोकल कंट्रोल, किससे ज़्यादा? ओवर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन सेटिस्फाइंग लोकल नीड्स। तो इन्होंने इसका रीज़न दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट। ये दोनों सही है और ये जो आर है हमारी ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर हमारा मैच करना में टूरिज्म साइट दिए हैं रूरल और स्टेट दिए हैं, कौन से स्टेट में कौन सी रूरल टूरिज्म साइट है। तो पहला हमारा इसका आंसर हमारा ए, इसका आंसर है। तो पहला क्या है हमारा? कुल्ताबाद सूलीबंजन इसको कहते हैं। कुल्ताबाद सूलीबंजन ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में पड़ता है? ये पड़ता है हमारे महाराष्ट्र में। तो कुल्ताबाद कहाँ पड़ता है? हमारे महाराष्ट्र में। और कुंबलंगी और फिर कुंबलंगी की कहाँ पड़ता है? हमारा केरला में। जो कुंबलंगी कहाँ पड़ता है? हमारा केरला में। और होड का पड़ता है हमारा, देखो नाम से थोड़ा लग रहा है, होड का पड़ता है गुजरात में। और ये जो बनावासी है, ये बनावासी कहाँ है? कर्नाटका में। तो जो कुल्टाबाड़ था ये कहाँ है? हमारा महाराष्ट्र में है। और ये कुंबलंगी है ये कहाँ है? केरला में है। होडका कहाँ है? हमारा गुजरात में। और बनावासी ये कर्नाटका में। 33 जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? इसमें भी मैच करना है, बुक्स दिए हैं और ऑथर के नाम दिए हैं, मैच करने किसने क्या कौन सी लिखी है। तो फर्स्ट हमारा इसका आंसर हमारा ए, इसका भी यही आंसर है। तो टूरिज्म ए कम्युनिटी अप्रोच, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है हमारी मर्फी ने। टूरिज्म ए कम्युनिटी अप्रोच रिटन बाय मर्फी। टूरिज्म प्लानिंग एंड पॉलिसी, ये बुक किसने लिखी है? ड्रेच डी एंड जेंकिंस जे ने लिखी है।
ड्रेस DN जेंकिंसन जी ने लिखी है। टूरिज्म प्लानिंग ये जो बुक है ये किसने लिखी है? हाल CM ने लिखी है। और टूरिज्म डेस्टिनेशंस ये बुक किसने लिखी है हमारी? डेविडसन R एंड मैटलैंड R ने। तो गाइस टूरिज्म कम्युनिटी अप्रोच वाली किसने लिखी थी? मर्फी ने लिखी थी। और टूरिज्म प्लानिंग एंड पॉलिसी लिखी थी ड्रेस DN जेंकिंसन। और टूरिज्म प्लानिंग थी ये लिखी थी हाल CM ने। और टूरिज्म डेस्टिनेशन किसने लिखी थी? डेविडसन R एंड मैटलैंड R ने। तो R बात किसने है? टूरिज्म डेस्टिनेशन वाले। तो आप हिंट लगा के कैसे भी इनको याद कर लेना। चौथे था क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड होल ये जो थे फिलोसफर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 अप्रोचेज ऑफ टूरिज्म प्लानिंग। जो टूरिज्म टूरिज्म प्लानिंग के जो 5 अप्रोचेज हैं उनका कौन पार्ट नहीं है? डेस्टिनेशन लेवल पे कौन नहीं है? इसका आंसर हमारा C कल्चरल अप्रोच। तो जो कल्चरल अप्रोच है वो इसका जो इसकी 5 अप्रोच ये टूरिज्म प्लानिंग की उसके अंडर नहीं आता। क्या? टूरिज्म अप्रोच। 35th क्वेश्चन हमारा ऑब्जर्वेशन वाला कि जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है 2002 की इज मेंट फॉर इन्फॉर्मिंग हाइजीन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कि जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी थी उसमें क्या क्या बताया गया कि हाइजीन को इन्फॉर्म करना है और प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है। और रीज़न क्या दिया? इट हैज़ सर्टेन नेगेटिव इम्पैक्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ वेल डिफाइंड पॉलिसी एंड प्लानिंग अप्रोच। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे कुछ सर्टेन, किसके कारण? लैक ऑफ वेल डिफाइंड पॉलिसी नहीं थी इनकी, जो उनमें कमी थी, और प्लानिंग अप्रोच नहीं थी। तो इसका आंसर है हमारा A होगा कि दोनों बात सही हैं और जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी A की। तो दोनों बात सही हैं और रिलेटेड है। फिर हमारा क्वेश्चन वाला कि पॉलिसी एंड प्लानिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कि जो पॉलिसी है प्लानिंग है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। इन लाइंग अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन अवर कंट्री। जो फाउंडेशन लाने के लिए डेवलपमेंट है जो टूरिज्म की उसके लिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए पॉलिसी एंड प्लानिंग। इसका रीज़न क्या दिया? टूरिज्म प्लानिंग इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर प्रो पुअर टूरिज्म एंड प्रो पीपल टूरिज्म। कि जो टूरिज्म प्लानिंग है वो फॉर्मुलेट की जाती है किसके लिए? प्रो पुअर टूरिज्म के लिए और प्रो पीपल टूरिज्म के लिए। तो इसका रीज़न है, इसका आंसर है B कि बोथ A एंड R आर ट्रू, लेकिन जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी? A की। तो दोनों बात सही है कि जो टूरिज्म प्लानिंग है वो फॉर्मुलेट की जाती है प्रो पुअर टूरिज्म के लिए एंड प्रो पीपल टूरिज्म के लिए, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 37th क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। जो प्रोसेस है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने की, कंपेयरिंग इट विद गोल्स के साथ कंपेयर करने की, करेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट डेविएशंस, उसको क्या कहते हैं? C कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के अंडर क्या आता है? मॉनिटरिंग आता है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, कंपेयर करना, गोल्स के साथ भी मैच हो रहे या नहीं हो रहे, और करेक्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें तो आती है ना कंट्रोल में। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग। 38th क्वेश्चन है लार्ज स्केल एक्शन प्लान्स टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरेक्टिंग विद इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स रेफर टू। जो लार्ज स्केल एक्शन प्लान्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेक्ट करने के इन्वायरमेंट के साथ और किस लिए? लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। वो किसका मतलब क्या है? स्ट्रेटजीज। ये तो होते हैं स्ट्रेटजीज कि लॉन्ग एक्शन प्लान्स होते हैं, लॉन्ग स्केल प्लान होते हैं और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के लिए बनाए जाते हैं ताकि जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। तो उसके इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटजीज। जो एडम स्मिथ थे उन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। जो वेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने बुक लिखी थी, इसमें क्या है? डिस्क्राइब द ब्रेक डाउन ऑफ जॉब्स इनटू नैरो एंड रिपीटेटिव टास्क्स एंड कॉल दिस। उसमें क्या है? जॉब्स के जो ब्रेक डाउन है और जो उनकी नैरो एंड रिपीटेटिव टास्क हैं उनके बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो उसको क्या नाम दिया? डिवीज़न ऑफ लेबर। तो जो डिवीज़न ऑफ लेबर है ये किस बुक में है? वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखी थी। तो ये जो थियरी यहाँ से आई थी इस बुक से आई थी। 40th क्वेश्चन हमारा द हाउथोरन स्टडीज़ वर
इनिशियली डिवाइस्ड टू स्टडी, जो हाउथॉर्न स्टडीज़ थी वो इनिशियली डिवाइस की गई थी क्या स्टडी करने के लिए। इसका क्वेश्चन हमारा सी, द इफेक्ट ऑफ इल्यूमिनेशन लेवल्स ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, जो इल्यूमिनेशन का जो इफेक्ट है, इल्यूमिनेशन लेवल का जो इफेक्ट है एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी पे, उसको स्टडी करने के लिए ये डिवाइस की गई थी। स्पैन्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल क्रिएट स्ट्रक्चर विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कंट्रोल है, वो क्रिएट करता है स्ट्रक्चर्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका आंसर है नैरो एंड टॉल। तो ये था वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नैरो एंड टॉल, जो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है डिफरेंस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो क्या था, नैरो एंड टॉल। डाटा व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन ए मीनिंगफुल वे द रिजल्ट्स आर कॉल्ड, जब डाटा को मीनिंगफुल वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। सही बात है, आपके पास कोई डाटा है, उसको आप कोई भी आप डाटा है उसको आप ऑर्गेनाइज कर दोगे तो क्या बन जाएगी, वो सूचना बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन। जैसे आपसे कुछ पूछा जाता है, पहले आप क्या डाटा कलेक्ट करोगे, फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है वो निकालोगे, फिर वो सूचना बन जाती है, वो दोगे आप, ये नहीं कि सारा सारा उठा के दोगे। तो मैच करना फिर हमारा, इसमें बुक नेम दिया है और फिर ऑथर दिए हैं। तो इसका आंसर हमारा ए फिर से। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बुक किसने लिखी थी, F.W. टेलर ने। कौन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर। एंड जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये बुक लिखी थी हेनरी फेयोल ने। और मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, देखो मोटिवेशन की थियोरी काफ़ी फेमस है और ये तो मैस्लो इनके नाम से जुड़ी है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ये किसने लिखी थी, पीटर ड्रकर ने। तो मैनेजमेंट वाली जो बात आई प्रैक्टिस की तो पीटर ड्रकर ने लिखी थी। और प्रिंसिपल साइंटिफिक की बात आई तो F.W. टेलर ने लिखी थी। और जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये हेनरी फेयोल ने। और मोटिवेशन मैस्लो। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा अ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV मीन्स, NPV का मीन मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर है डी, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। तो क्या होता है ये, द प्रोजेक्ट अर्न्स रेट ऑफ रिटर्न हायर देन द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो प्रोजेक्ट अर्न होता है, अर्न रेट होता है, रिटर्न ऑफ रिटर्न जो अर्न रेट होता है वो हायर होता है किससे, जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे हायर होता है क्या, प्रोजेक्ट अर्न रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका मतलब ये था किसका, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसका, अगर वो पॉजिटिव हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बोथ मनी एंड कैपिटल मार्केट, बोथ मनी एंड कैपिटल मार्केट, मनी एंड कैपिटल मार्केट क्या है वो, कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो बिलोंग करते हैं किससे, मनी से भी और कैपिटल मार्केट से भी। फिर आता हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट का एग्जाम्पल क्या नहीं है, डेट मार्केट, जो डेट मार्केट है वो मनी बैंक मार्केट का एग्जाम्पल नहीं है। कमर्शियल बिल मार्केट भी इसके अंदर आते हैं, कोल मनी मार्केट भी इसके अंदर आते हैं, ट्रेजरी बिल्स भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन जो डेट मार्केट है वो जो मनी मार्केट है उसके अंदर नहीं आता। तो ध्यान रखें। 47वां क्वेश्चन हमारा, फाइनेंशियल लीवरेज इज कैलकुलेटेड, जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या है, परसेंटेज चार्ज इन EPS, परसेंटेज चार्ज इन EBIT। तो ऐसे निकाला जाता है भाई, ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि परसेंटेज जो चेंज है EPS में और जो परसेंटेज चेंज है EBIT में, इनसे ये कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च इज कैरिड आउट, जो एक्सपेरिमेंटल टाइप है रिसर्च का वो कैसे होता है, इसका आंसर है ए, जो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है। इसमें क्या होता है, द प्रॉब्लम क्लियरिटी इज़ वेरी हाई, ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम की क्लैरिटी है वो काफ़ी हाई होगी। द प्रॉब्लम क्लैरिटी इज़ कंपेरेटिवली मॉडरेट, और वो मॉडरेट होगी, जो क्लैरिटी होगी वो मॉडरेट होगी, और उसकी जो क्लैरिटी है वो काफ़ी हाई होगी, किसमें, एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है उसके अंदर। 49वां क्वेश्चन आ गया हमारा, द रिसर्च प्रॉब्लम कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज, कैसे क्लासिफाई नहीं कर सकते प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को, सॉफ्ट, सिस्टम एंड क्रिएटिव।
वो टेम एंड विकेट भी हो सकती है, वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड भी हो सकती है प्रॉब्लम, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स भी होती है, लेकिन वो सॉफ्ट सिस्टम एंड क्रिएटिव नहीं हो सकती। तो इनमें तो हम इनको उसको क्लासीफाई कर सकते हैं तीन में, लेकिन जो फोर्थ है ये सॉफ्ट सिस्टम एंड क्रिएटिव, इसमें से इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर टू वन मार्केट और सेवरल इज नोन एज। जो पोर्टफोलियो ऑफ जो प्रोडक्ट की होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करते हैं मार्केट में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं उसको, जो पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स का ऑफर करती है मार्केट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। डैश एडवर्टाइजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मेच्योर प्रोडक्ट्स। कौन सी एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है मेच्योर प्रोडक्ट्स के? मेच्योर कौन से होते हैं? जो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, एज ए ब्रांड डेवलप हो चुके हैं मार्केट में। बिकॉज इट कीप्स कंज्यूमर थिंकिंग अबाउट प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर वो सोचता रहे उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो वो कौन सी एडवर्टाइजिंग यूज़ करती है? तो कौन सी? रिमाइंडर। ठीक है, इमेज तो क्रिएट करेगी नहीं, क्योंकि इमेज उसकी पहले से बन चुकी है मार्केट में प्रोडक्ट की, ना वो परसुएड करने की जरूरत है, बस उनको कस्टमर्स को याद दिलाने की जरूरत है। तो रिमाइंडर जो एडवर्टीजमेंट है वो करती है किसके लिए? मैच्योर प्रोडक्ट्स के लिए। 52 क्वेश्चन हमारा फिर भी इसमें हमें मैच करना है। तो इसमें क्या है? फर्स्ट में क्या दे रखा है? एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटजी दे रखी है, और उसको सेकंड से मैच करना है। तो इसका आंसर है हमारा सी। तो जो स्लाइस ऑफ लाइफ है, इसका मतलब क्या है? पीपल यूजिंग द प्रोडक्ट इन नॉर्मल सेटिंग। जब कोई पीपल है नॉर्मल सेटिंग में प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्लाइस ऑफ लाइफ। फैंटेसी क्या कहते हैं? फैंटेसी कहते हैं क्रिएट्स ए वंडर वर्ल्ड अराउंड द प्रोडक्ट और इट्स यूज। सॉरी, ये गलत हो गया भाई। फैंटेसी किसको बोलते हैं? क्रिएट्स ए वंडर वर्ल्ड, कि भाई फैंटेसी में ऐसा होना चाहिए, एक वंडर वर्ल्ड, एक जो हाई इमेज होती है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो फैंटेसी होती है, जो उसके प्रोडक्ट के यूज़ और उससे जुड़ी होती है। और फिर आता हमारा मूड और इमेज। ये किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेट्स द एसेंस एंड स्पिरिट ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो मूड के अकॉर्डिंग क्या है और जो इसकी इमेज है वो क्या कम्युनिकेट करेगी, उसकी जो स्पिरिट है प्रोडक्ट की उसको कम्युनिकेट करेगी। और फोर्थ हमारा टेस्टिमोनियल एविडेंस। ये किससे होगा? ये होगा हमारा, ये क्रिएट करेगा करेक्टर स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोडक्ट टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। जो प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी है उसको बिल्डअप करने के लिए ये तो जो टेस्टिमोनियल एविडेंस है ये करता है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी प्रोडक्ट की वो उसको एक्सप्रेस करता है। फिर हमारा मैच वाला है, तो इसमें क्या है? टूरिज्म मार्केटिंग इन्वायरमेंट फोर्सेस, और लिस्ट में क्या है? दूसरे में रिप्रेजेंट द एलिमेंट थ्रू विच द मार्केटर मस्ट अंडरस्टैंड दिस फोर्सेस। तो क्या क्या है? डेमोग्राफिक में क्या क्या आता है? इसका आंसर हमारा भी है। डेमोग्राफी में क्या है? फिजिकल ट्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल। जो डेमोग्राफी में क्या आते हैं? फिजिकल ट्रेड्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, वो आते हैं। पॉलिटिकल में क्या आएंगे? पॉलिटिकल में आएंगे इनके जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो आएंगे। कौन से ग्रुप ज़्यादा एक्टिव हैं, कौन से ऐसे, कौन से पावर में, कौन से दबे हुए हैं, कौन से, ये पॉलिटिकल में आएंगे। और कल्चरल में क्या आएगा? इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी बिहेवियर। ओबियसली जो कल्चर है, जो इसमें ये तो होता है बिहेवियर, जो इंस्टीट्यूशन है सोशल वो। और इन्वायरमेंटल में क्या आ जाएगा हमारा? इंटीग्रिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज वो किससे जुड़े हैं? इन्वायरमेंट से जुड़े हैं। तो ये इसका मैच था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो कौन सा है? डी। ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड दैट गिव्स लीगल प्रोटेक्शन एंड गिव्स द सेलर द एग्जीक्यूटिव राइट टू यूज द ब्रांड नेम। और ब्रांड इज मार्केट इज क्या है? ब्रांड इक्विटी। तो ब्रांड इक्विटी क्या होता है? ब्रांड इक्विटी होता है जो राइट देता है किसी भी सेलर को कि वो ब्रांड नेम यूज़ करे और उसका मार्क यूज़ करे, और एक लीगल प्रोटेक्शन देता है, वो क्या होता है? ब्रांड इक्विटी। ये बात क्या है? करेक्टली मैच्ड नहीं है। जो बाकी जो ABC है ये सारी हैं, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, एफर्ट्स टू बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कस्टमर्स, ये बात भी सही है। द ग्रुप ऑफ विच पीपल डू नॉट बिलोंग बट लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। वो ग्रुप जो लोग
उससे बिलोंग नहीं करते उस ग्रुप से, लेकिन उसका पार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एस्पायरेशनल ग्रुप की वे में उस ग्रुप का हिस्सा बनना है। जैसे लोअर क्लास वाले होते हैं वो हायर ग्रुप का बनने की कोशिश करते हैं, तो क्या है वो एस्पायरेशनल ग्रुप है, एस्पायर कर रहा है वो। दैट इज द टेक्निक यूज बाई मार्केटर टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन perceived importance of destination or on the part of tourist and actual performance of the part of suppliers। तो उसको क्या कहते हैं, परसेप्शनल मैपिंग। तो इसमें क्या है, वो रिलेशनशिप देखता है अभी कि जो इम्पोर्टेंस की जो इम्पोर्टेंस है परसीव की गई है डेस्टिनेशन की टूरिस्ट के द्वारा, और जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है जो सप्लायर ने उसको प्रोवाइड करवाई है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो वो किसके अंदर आती है, परसेप्चुअल मैपिंग होती है। उसको उसमें रिलेशनशिप का पता लगाता है कि कितना भाई जो इमेज है जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी रिलेटेड है टूरिस्ट की और सप्लायर से। जो वॉल्स है VALS फ्रेमवर्क्स डिवाइड्स द US पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट लाइफस्टाइल ग्रुप्स डिफाइंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट कोरिलेट विद, किससे कोरिलेट करते हैं वो, परचेज बिहेवियर। और ये जो वॉल्स फ्रेमवर्क है ये उसको डिवाइड करता है US की पॉपुलेशन को डिफरेंट लाइफस्टाइल ग्रुप्स में, और वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बेस पे होता है। तो क्या कहते हैं उसको, परचेज बिहेवियर, उससे कोरिलेट करते हैं। डैश इज द टेंडेंसी टू ट्विस्ट इंफॉर्मेशन इनटू पर्सनल मीनिंग। एक टेंडेंसी है ये सिलेक्टिव जो डिस्टोर्शन है ये क्या है, एक टेंडेंसी है इन्फॉर्मेशन को ट्विस्ट करने की, किसमें, पर्सनल मीनिंग में, एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट फिट आवर जो प्री कॉन्सेप्शन है उसमें। तो ये क्या है, जो सिलेक्टिव डिस्टोर्शन है, ये जो टेंडेंसी जो ये एक टेंडेंसी होती है जो इन्फॉर्मेशन को ट्विस्ट कर देती है इनटू पर्सनल मीनिंग में, और वो उसको क्या है, उसको इन्फॉर्मेशन को इस तरह इंटरप्रेट कर देगी कि वो फिट हो जाए जो कॉन्सेप्शन है उन पे। तो इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिव डिस्टोर्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर बट इन्फ्लुएंसेस प्राइसिंग डिसीजन। कौन सा है जो वो जो क्या है एक इंटरनल फैक्टर नहीं है लेकिन इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग डिसीजंस को, क्या है वो, कंपटीशन। कंपटीशन के आउटर नहीं हो गया, कंपटीशन बाहर होता है, कंपनी के अंदर थोड़ी होगा। तो कंपटीशन क्या मार्केट से जुड़ा है, तो वो क्या है एक इंटरनल फैक्टर नहीं है, आउटर फैक्टर है, लेकिन वो प्राइसिंग के डिसीजंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या है, सी है। तो क्या है, पहले मद्रास इगोमोर मैटरनिटी हॉस्पिटल बना, उसके बाद क्या है मद्रास मेमोरियल हॉल बना, उसके बाद मद्रास म्यूजियम बना, फिर विक्टोरिया हॉल जो पब्लिक हॉल है वो बना। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। पहला इगमोर मैटरनिटी हॉस्पिटल बना, फिर मेमोरियल हॉल, फिर म्यूजियम, फिर विक्टोरिया पब्लिक हॉल। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, याद कर लेना। फिर हमारा क्वेश्चन क्या है, द पुष्कर फेयर हैज़ नाउ बिकम ए मस्ट सी ऑन आइटनरी ऑफ एवरी टूरिस्ट। ठीक बात है भाई, जो पुष्कर मेला है वो मस्ट सी एक अट्रैक्शन हो गया है टूरिस्ट की लिस्ट में। इट प्लेस होस्ट टू बिगेस्ट कैमल फेयर इन एशिया। तो इसका आंसर क्या है, दोनों ट्रू है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि खाली इतना सा नहीं है कि कैमल फेयर है। तो क्या दोनों बातें सही हैं कि भाई मस्ट सी एक अट्रैक्शन है और कैमल फेयर है जो एशिया का जो बिगेस्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुई इसकी। टू ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेवलर्स इन द वर्ल्ड हैव बीन मार्को पोलो एंड ये जो इब्ने बतूता, ये दो थे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मार्को पोलो एंड इब्ने बतूता। नेम द कंट्रीज विच दे बिलोंग, कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, इसका आंसर है जो मार्को पोलो था वो, देखो नाम से पता लगा मार्को पोलो, ऐसे नाम इटली में होते हैं, और इब्ने बतूता ये कहाँ के थे, मोरक्को देश के थे। विच करेंसी इज यूज टू बाई ए टिकट टू विजिट द टेराकोटा आर्मी, जो टेराकोटा आर्मी है चाइना की, उसको विजिट करने के लिए जो टिकट बाई की जाती है उसमें कौन सी करेंसी है, वो क्या है, रेन मिन बी द करेंसी ऑफ चाइना। ये भी करेंसी रेन मिन बी, इसको ये करेंसी यूज़ की जाती है। तो कौन सी है वो, रेन मिन बी करेंसी चाइना की, वो टेराकोटा आर्मी की टिकट के लिए यूज़ की जाती है। जो विवेक एक्सप्रेस है, द ट्रेन लॉन्गेस्ट रूट प्लाइज बिटवीन द टू डेस्टिनेशन, कौन सी जो डेस्टिनेशन है उनके बीच का रूट फॉलो करते हैं, कौन सा है, इसका आंसर है बी, डिब्रूगढ़ है जो आसाम में, और कन्याकुमारी तक। तो जो ये क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ से लेके साउथ तक जाता है, तो काफ़ी लंबा जो क्या है लॉन्गेस्ट रूट है वो विवेक एक्सप्रेस कवर करती है, और वो किसके बीच में, डिब्रूगढ़ टाउन एंड कन्याकुमारी। नेम द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कवारेटी।
इसकी कैपिटल है लक्षद्वीप की। द नेम ऑफ सिल्क रूट जो नेम है विच इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कल्चरल टूरिज्म गिवन बाय, किसने दिया था? इसका आंसर है सी, फर्डिनेंड वॉन रिक्थोफेन, इन्होंने ये नाम दिया था सिल्क रूट का, और ये कल्चरल टूरिज्म में काफ़ी फेमस इसका पार्ट है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ चार बाग वॉज ब्रोट टू इंडिया बाई, जो चार बाग का जो कॉन्सेप्ट है कौन लेके आए थे इंडिया में? मुगल्स। तो मुगल्स ने जो चार बाग है वो बनवाए थे, तो वो आइडिया कहाँ से आया था? इंडिया में मुगल्स के द्वारा आया था। मोसी ओया इन्या इज a spectacular tourist spot. Select the English name of the spot. जो मोसी ओवा इन्या इसका इंग्लिश नेम क्या है? डी, विक्टोरिया फॉल्स इसको कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? मोसी ओवा तुन्या इसका दूसरा नाम है। तो इनका इंग्लिश में नाम क्या है? विक्टोरिया फॉल्स। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है किसका, ये जो लिटरेरी वर्क्स है। तो इसका आंसर सी है। सबसे पहले क्या है? इंडिका लिखी गई पुस्तक, उसके बाद मुद्रा राक्षस, फिर क्या है? पंचतंत्रा, उसके बाद कादम्बरी। तो ये इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहले क्या है? इंडिकाई, और फिर मुद्रा राक्षस, और फिर पंचतंत्र, और उसके बाद फाइनली कादम्बरी। तो ये बुक्स थी, ये लिटरेरी वर्क्स थे, ये इस तरह इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। मोस्ट ऑफ द इको टूरिज्म साइट्स इन इंडिया आर मैनेज्ड बाई, तो कौन करती है इनको? इको टूरिज्म साइट्स को कौन करती है? इसका आंसर से नहीं हो रहा, लेकिन ये ट्रस्ट करती है। जो इको टूरिज्म साइट्स है उनको क्या मैनेज। फिर हमारा द सीड ऑफ इको टूरिज्म वॉज प्लांटेड विद इन द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड इन, जो सीड था जो इको टूरिज्म का, वो किसके द्वारा प्लांट किया गया था? किसने वो उसका आइडिया ले गए थे? कौन सी एनवायरमेंटल मूवमेंट थी वो? कौन से ईयर की थी? कौन सी थी वो? 1960s की थी। उसने क्या है इको टूरिज्म का आइडिया दिया था, जो बीज बोया था इको टूरिज्म का, 1960 की जो मूवमेंट थी। द बेसिक फिलोसफी ऑफ इको टूरिज्म, बेसिक फिलोसफी क्या है इको टूरिज्म की? भाई यही होती है ना कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। तो क्या है? टूरिज्म नीड्स टू बी डेवलप्ड, किस तरह डेवलप होना चाहिए कि दैट फिट्स विद द नेचुरल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ द रीजन, कि जो कल्चरल इन्वायरमेंट है किसी रीजन का वो डिस्टर्ब ना हो, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचर है, उसको भी नुकसान ना पहुँचे। तो यही होता है हमारा इको टूरिज्म, क्योंकि कल्चर है वो भी एक इन्वायरमेंट का पार्ट है, उसको भी बचा के रखना कि वो जो पोल्यूट ना हो जाए, जो लोकल कल्चर है और जो नेचर है वो भी उसको भी नुकसान ना पहुँचे, उसको भी कोई नुकसान हार्म ना पहुँचे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस मैंने मोस्टली कवर करने की कोशिश की है। तो ऐसे ही आगे और भी वीडियो डालूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।